एक हंसी से शुरू हुई यादव की प्रेम कहानी, लंबी प्रतीक्षा, इंतजार और तलाश। क्या ये सब एक तरफा था या इसका कोई और भी पहलू था? चलिए जानते हैं इस अध्याय में। राजकुमारी के जन्म के पश्चात 12 वर्ष बीत गए। अब राजकुमारी 12 वर्ष की हो चुकी थी। वे सामान्यतः श्वेत और नीले रंगों के वस्त्र पहनती हैं। हाथों में छोटे छोटे श्वेत मोतियों के साथ हल्के नीले रंग के पत्थर की लॉकेट को पहना करती हैं, जो श्वेत रेशम के धागे में पिरोए हुए हैं। हल्के नीले रंग के पत्थर पे श्वेत रंग से हाथी को उकेरा गया था, जो साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है। यह लॉकेट राजकुमारी को उनके बड़े भाइयों ने भेंट की थी। राजकुमारी के बाल काले, घने और कमर तक लंबे हैं और एक लट हमेशा उनके चेहरे पे दाईं ओर लटकी रहती है। उनका रंग गोरा, छोटा माथा, पतली भौवें हैं, वक्राकार आकृति में बड़ी बड़ी सी काली आंखें हैं, जिन पर बड़े और काले घने पलकों का पहरा लगा है। छोटी सी गर्दन है, जिन पर श्वेत हल्के नीले रंग की मोतियों की माला रहती है। पार्थ तेजी से दौड़ते हुए आता है और राजकुमारी के पीछे छुप जाता है। पार्थ गांव साम्राज्य का सबसे छोटा पुत्र है, जो अभी 9 वर्ष का है। यह बहुत चंचल स्वभाव का है और हमेशा बड़े भाइयों को तंग करता रहता है, और भाइयों के गुस्से से बचने के लिए राजकुमारी के पीछे छुप जाता है। उसके पीछे तीनों भाई दौड़ते हुए आ रहे थे। राजकुमारी, पार्थ, अब तुमने कौन सी शैतानी की? पार्थ के कानों को हल्के से पकड़ती हैं ताकि उसे दर्द ना हो, और उसे अपने पीछे से आगे की ओर लाती हैं। पार्थ नाटक करते हुए, नहीं नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। अपने आंखों को 2-3 बार बड़े प्रेम से झपकाते हुए मासूम सा चेहरा बनाता है। दट, बहन, इसने मेरे तलवार के साथ छेड़छाड़ की। जनित, बहन, इसने मेरे तीर कमान के साथ छेड़छाड़ की। आरुद्रा, बहन, इसने मेरे पुस्तकों के साथ। पार्थ को प्रयोग करना पसंद था, इसलिए वो अक्सर भाइयों के वस्तुओं पर प्रयोग करता रहता था। राजकुमारी झूठे गुस्से के साथ पार्थ को देखती है। पार्थ, नहीं दीदी नहीं, मैं तो बस। राजकुमारी ने पार्थ को बीच में रोकते हुए हल्के हाथों से पार्थ के कानों को मरोड़ा। पार्थ मासूम सा चेहरा बनाते हुए, नहीं नहीं, दर्द हो रहा है दीदी, छोड़ो। ये सब चल ही रहा था कि महाराज और महारानी कच्चे में प्रवेश करते हैं। उनके बच्चों के मध्य हो रही अटखेलियों को देख वे दोनों प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान थी। महारानी, हल्की मुस्कान के साथ, जिसमें पुत्री के दूर जाने का दर्द भी था। चलो चलो, बहुत हंसी ठिठोलियां हो चुकी। राजकुमारी के सर पे हाथ रख हल्के से प्यार भरे फेरते हुए, गुरुकुल जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और समय भी हो चुका है। हंसी ठिठोलियों से गूंज रहा कच्चा अचानक से शांत हो गया। पार्थ भी राजकुमारी और भाइयों के झूठे गुस्से से आजाद हो गया। सभी की आंखें नम हो गईं। राजकुमारी 8 वर्षों के लिए उनसे दूर जा रही थी, हालांकि वे बीच बीच में उनसे मिलने आती रहेंगी। पार्थ बड़ी ही मासूमियत के साथ, दीदी, आपका जाना बहुत जरूरी है क्या? महारानी राजकुमारी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, महारानी, हाँ पुत्र, अगर ये अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगी तो आगे चलकर ये महान रानी कैसे बन पाएंगी और अपनी प्रजा की देखभाल कैसे कर पाएंगी? फिर यह तो कुछ ही समय की बात है और फिर ये हमसे मिलने आती रहेंगी। राजकुमारी गहरे लाल आंखों में हल्के आंसू के साथ, आप सब मुझे यूं आंसुओं के साथ गुरुकुल के लिए विदा न कीजिए। राजकुमारी की बात सुन सभी ने अपने आंसुओं को छुपाया और चेहरे पे फिर वही हल्की सी मुस्कान को वापस ले आए। सभी राजकुमारी के साथ महल के बाहर आते हैं। सभी बारी बारी राजकुमारी को गले लगा अपना स्नेह देते हैं। राजकुमारी सभी से स्नेह और आशीर्वाद लिए रथ में बैठ जाती हैं। सभी उनको गुरुकुल के लिए विदा करते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ गुरुकुल को नहीं जा रहे थे। गुरुकुल का नियम था कि
कोई भी परिवार का सदस्य राजकुमारी के साथ उन्हें गुरुकुल छोड़ने नहीं जा सकते थे। राजकुमारी के साथ 4 सेनाओं का दल जा रहा था, जिसका नेतृत्व सेनापति कर रहे थे। सेनापति सबसे आगे वाले दल के साथ चल रहे थे। राजकुमारी के रथ के आगे 2 दल और पीछे 2 दल चल रहे थे। राजकुमारी के रथ को 4 श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। रथ हल्के नीले रंग की थी, जिन पर श्वेत रंग से कई पुष्पों की और पत्तियों की आकृतियां उकेरी गई थी। रथ के चक्के श्वेत रंग के थे। गुरुकुल धुरी पहाड़ी पर स्थित था। यह ऋषि यति का गुरुकुल है। गुरुकुल का द्वार श्वेत रंग का है, जिस पर विशाल गुलाबी रंग का कमल का पुष्प बना हुआ है। पुष्प के ऊपर गुरुकुल का आदर्श वाक्य लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। पुष्प के बाईं ओर बांसुरी की आकृति को उकेरा गया था। दाईं ओर एक माँ की आकृति थी, जिसने अपने गोद में एक बच्चे को ले रखा है और बड़े ही स्नेह से उसे देख रही है। पुष्प के नीचे एक मसाल की आकृति उकेरी हुई है। इन सभी का अपना अपना एक अस्तित्व है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। द्वार का श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। आदर्श वाक्य परिवर्तन संसार का नियम है। यह दर्शाता है कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, वह निरंतर परिवर्तित होता रहता है और हम कुछ करें या ना करें, यह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर किसी का अंत होता है तो किसी का जन्म भी होता है। इसी प्रकार हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए। कमल का पुष्प यह कीचड़ में खिलती है, लेकिन कभी भी कीचड़ को अपने ऊपर नहीं लगने देती और हमेशा पवित्र रहती है और अपनी खुशबू को चारों ओर फैलाती रहती है। पुष्प की पवित्रता से कीचड़ को भी महत्व मिल जाता है। बांसुरी संगीत किसी भी भाव को प्रकट करने का सबसे उचित माध्यम है। संगीत से उत्पन्न भाव ही इंसान को इंसान बनाते हैं और संगीत ही संसार में शांति और प्रेम को स्थापित करते हैं। माँ की आकृति संसार में प्रेम, वात्सल्य और ममता का प्रतीक है, साथ ही संसार में क्षमा का भी प्रतीक है। माँ की गोद एक ऐसा स्थान जो संसार में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बच्चा नई जिंदगी का प्रतीक है, संसार में मासूमियत, उत्साह और नई उम्मीद का प्रतीक। मसाल इस बात का प्रतीक है कि हमें परिवर्तन को तर्क के साथ सहज स्वीकार करना चाहिए और जब कभी बुराई अपने अंधेरों को फैला रही हो तो अच्छाई की रोशनी के साथ मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। गुरु यति के गुरुकुल में वे सभी शिक्षाएं दी जाती थी जो आगे चलकर राजकुमारियों को रानी और महारानी बनने में मदद करेंगी, जैसे संगीत शास्त्र, युद्ध शास्त्र, पाक शास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। गुरुकुल की सीमाओं को घने विशाल पेड़ों के समूहों से सुरक्षित किया गया था और कहीं कहीं सैनिक तैनात किए गए थे। द्वार पे 2 सैनिकों को तैनात किया गया था, जिन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया था। उनके सुरक्षा कवच पे कमल के पुष्पों की आकृति बनी हुई थी। गुरुकुल के पूर्व में एक नदी बहती है। चूंकि घने जंगलों के उस पार जाने की मनाही थी, उधर कोई नहीं जाता था, इसलिए वह विशाल पेड़ों के समूहों से छुपी हुई थी। गुरुकुल में कई सुंदर सुंदर पक्षियां हैं, जैसे मोर, कबूतर, खरगोश, हंस और बगुले इत्यादि। राजकुमारी अपनी शिक्षा अच्छे से ग्रहण कर रही थी। उनका ध्यान भी सभी विषयों पे एक समान था। गुरुकुल के सभी छात्रों से उनका अच्छा व्यवहार था। आद्या, काया, वेत्रा उनकी विशेष सखिया थी। एक दिन अचानक एक खरगोश गुरुकुल से भाग गया। राजकुमारी उसका पीछा कर रही थी। खरगोश का पीछा करते करते राजकुमारी घने जंगल में पहुंच जाती हैं। घने जंगल को देख उनके चेहरे पे डर के भाव उभर आते हैं, लेकिन उन्हें खरगोश को भी बचाना था। राजकुमारी का पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और गुरुकुल के नियम भी याद आ गए, जिसमें से एक नियम यह था कि
जंगल में ना जाना। राजकुमारी ने अपने दिल की धड़कनों को स्थिर किया और मन को मजबूत कर वह घने जंगल में चली गई। वहां वृक्ष बहुत विशाल और घने थे। सूरज की रोशनी विरल ही जमीन पर पहुंच पा रही थी। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। दिन होते हुए भी रात का एहसास हो रहा था। जंगली जानवरों का भी डर उन्हें सताया जा रहा था। चारों ओर गुप्त शांति थी। इस गुप्त शांति को तोड़ती मेंढकों की टर्टर और झिंगुरों की आवाज से उनके सारे बदन में डर की एक लहर दौड़ रही थी। उल्लू और लोमड़ी की आवाजों से राजकुमारी के रोम रोम सिहर रही थी। राजकुमारी बेहद डरी हुई थी और पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह अपने हौसले और धैर्य को एकत्रित कर धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी कि तभी अचानक एक मध्यम सी आवाज आई। पूरा बदन भय से सिहर गया, गला सूख गया और बदन डर से कांप उठा। अपने हाथ को संभालते हुए उन्होंने थोड़ा ध्यान दे चारों ओर देखा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह आवाज एक लकड़ी पे उनके पैर पड़ने से उसके टूटने पे आई थी। फिर अपने आप को संभालते हुए एक लंबी सी गहरी सांस ली और अपने सर पे अपने हाथ से एक हल्के से थपकी दी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो अपने आप को कह रही हो कि बुद्धू, ये सिर्फ एक लकड़ी है, इससे डरने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने एक मोटी सी लकड़ी को हाथ में लिया, उसे तलवार जैसे सुरक्षात्मक स्थिति में रख लिया। चूंकि जंगल में आना आकस्मिक था, इसलिए वे अपनी तलवार को अपने साथ नहीं लाई थी और पुनः खरगोश के पीछे चल पड़ी। अब घना जंगल खत्म हो गया। वह अपने आप को एक नदी के किनारे पाती है और गुप्त अंधेरों की जगह अब डूबते सूरज की लालिमा ने ले ली थी। इस दृश्य ने उन सारे लम्हों की भरपाई कर दी थी जिन्हें अभी राजकुमारी डर में बिता के आ रही थी। उन्होंने देखा नदी के दूसरी ओर 4 युवक बैठे हैं। एक तलवार साफ कर रहा था, एक पुस्तकों में डूबा था और एक बांसुरी से मधुर धुन छेड़े हुआ था और एक घास पे लेट प्रकृति का आनंद ले रहा था मधुर धुन के साथ। तभी राजकुमारी की नजर खरगोश पे पड़ी। उसे देख राजकुमारी की हल्की सी हंसी निकल गई, जो पत्थर के चट्टान के पूर्व हिस्से में बैठा था। राजकुमारी उसे पकड़ने के लिए गई, जिससे वह चट्टान के पीछे छुप गई और राजकुमार हंसी की आवाज सुन उठे और अपने चारों ओर हंसी का स्रोत खोजने लगे। चूंकि राजकुमारी चट्टानों के पीछे छुप चुकी थी, इसलिए राजकुमार को वो नहीं दिख पाई। तभी चरण ने राजकुमार को आवाज लगाया और वे अपने मित्र की ओर देखे और तभी राजकुमारी खरगोश को ले खड़ी हुई और राजकुमार की ओर देखा। वे उन्हें बिना पलक झपकाए पल भर के लिए देखते रह गईं, मानो वो मंत्र मुग्ध हो चुकी थी। वे गुरुकुल के वस्त्रों में थे। उन्होंने नारंगी रंग के वस्त्र पहन रखे थे। कमर से पैरों तक धोती नुमा वस्त्र था और कंधे से कमर तक एक वस्त्र था जिसकी बाहें खुली हुई थी। गले में गरुड़ की आकृति की एक सोने की लॉकेट थी जो सोने के धागे में पिरोई हुई थी। कमर पर एक खंजर था जिसकी म्यान गहरे लाल रंग की थी, जिस पे चांदी का नाक बना हुआ था। राजकुमार के बालों की एक लट गाल में आ रही थी, जो राजकुमारी को राजकुमार के आंखों को देखने में बाधा बन रही थी। तभी घने जंगल की ओर से स्वर आया, अद्विका, अद्विका, तुम कहाँ हो? ये उनके सखियों का स्वर था, जो उनके चिंता में उनके पीछे पीछे आ गई थी। राजकुमारी अपने सर को घरे जंगल की ओर घुमाती हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी की ओर देखते हैं, जिससे राजकुमार उनके चेहरे को नहीं देख पाए। राजकुमारी खरगोश को हाथों में लिए अपनी सखियों की स्वर का पीछा करते हुए जंगल में चली गई। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वो राजकुमार आदव के ख्यालों में खोई हुई थी। उनकी वो लट जो उनके चेहरे पे आ रही थी, जो मंद मंद हवा के झोंके से लहरा रही थी, उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो वह बाल उनकी जिज्ञासा बढ़ा रही हो और राजकुमारी की उत्सुकता को बढ़ता देख उनकी व्याकुलता पे हंस रही हो।
वह उठी और कक्ष से बाहर निकल गई और चांद को निहारने लगी। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी सुंदरता की पराकाष्ठा पर था। वहाँ गुरुकुल में राजकुमार और यहाँ राजकुमारी दोनों चांद को निहार रहे थे और एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए थे। राजकुमारी आद्विका अब प्रतिदिन नदी के किनारे आने लगी। बिना घने जंगल के भय के अब उन्हें ना ही जंगली जानवरों का भय था, ना ही गुप्त अंधेरे उन्हें भयभीत कर रहे थे। राजकुमार आदव की एक झलक पाने के लिए अब वे गुरुकुल के नियमों की भी अनदेखी कर रही थी। लेकिन राजकुमार आदव इन दिनों नदी किनारे नहीं आए। राजकुमारी को हमेशा निराशा ही हाथ आई। राजकुमारी का गुरुकुल में आज अंतिम दिन था। वो एक अंतिम उम्मीद के साथ नदी किनारे कई पहर तक बैठी रही। सूरज डूबने वाला था, लेकिन राजकुमार आज भी नहीं आए। उनका ना आना राजकुमारी के दिल को तोड़ दिया। उनकी निराशा आंसुओं में तब्दील हो चुकी थी और वे आंखों से निकल गालों को छूते हुए नीचे जमीन पर गिर रही थी। नदी धीरे धीरे बह रही थी, मानो वह भी राजकुमारी की स्थिति और व्याकुलता को समझ पा रही थी और अपनी उदासी व्यक्त कर रही थी। सभी सखियों ने राजकुमारियों को देखा और फिर एक दूसरे को। सभी के आंखों में आंसू, चेहरे उदास और मन भारी था। वेत्रा ने राजकुमारी के कंधे पर हाथ रख हल्के हाथों से दबाया। रात होने को थी। राजकुमारी वेत्रा को एक झलक देखी और अपने हाथों से बहते हुए आंसू को पोंछ वापस गुरुकुल जाने को लौट गई। दैत्य के हमले ने राजकुमार के गुरुकुल को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण वे कई दिनों तक नदी के पास नहीं आए थे। कल से कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहिए कहानी के साथ।